हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में सारी चीज़ों को हम डिटेल्स किए थे। ठीक है, तो संरक्षी और असंरक्षी बल, उसके बाद हम कंडीशंस भी देखे थे। ठीक है, 3 कंडीशन देखे थे, पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि। पहली विधि में ए से बी तक, दूसरी विधि में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था, और तीसरी विधि क्या था, पथ, मान पथ था, सीधी पथ थी। दूसरी विधि में क्या था, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सारी चीज़ों को हम जोड़ दें। हॉरिजॉन्टल में क्या था, 0 था, वर्टिकल को हमने ऐड किया था, वर्टिकल डायरेक्शन, है ना जी। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल पथ था जो हम निकाला था, ए से डी और एफ भी था शायद, है ना, तो 0 हो गया था। ए बी था, टोटल एच पथ था, ए से बी तक को हम ऐसे 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 करके किए थे। और तीसरा था जिग जैग। तीसरी विधि क्या थी, जिसमें वस्तु को हम छोटे छोटे पथ से ए से बी तक विस्थापित किया गया था ना। इस टेढ़े मेढ़े पथ को हम छोटे छोटे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पथों से मिलकर बना मान सकते थे, है ना। तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों पथ था, और इस प्रकार हम निकाले थे उसका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल पथ विल बी 0। तो ऊर्ध्वाधर पथों की कुल लंबाइयों का योग हमने निकाला था mgh। ठीक, तो आज हम देखेंगे, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग क्या लिखोगे? खैर, ये तो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जो हम कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े थे, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? ठीक, क्या था? द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, क्या लिखे थे, द वर्क डन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। क्या लिखेंगे, दस द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिखोगे, दिस द वर्क डन, ये सारी चीज़ों को हम डिस्प्लेसन किए थे, तो यह निष्कर्ष निकला था हमको कि दिस, है ना, दस द मैंने इस प्रकार, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पथ। ठीक है, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता था। ठीक, फॉलोड बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, ये पथ की प्रकृति पर निर्भर न करके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता था। तो किसी वस्तु को हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध विस्थापित करने में, किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध स्थापित करने में जो किया गया कार्य है, पथ की प्रकृति पर निर्भर न कर वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर किया था। ये कल का टॉपिक था हमारा, जो आज में। अब अगला टॉपिक आप देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या लिखोगे, हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। नंबर 1 लिए क्या लिखोगे, वर्क डन बाय अगेंस्ट, क्या लिखोगे, वर्क डन बाय अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स in moving a body from one position to the other does not depend on the nature of path। ठीक, फॉलोड, मैंने अभी जो मैंने बताया, जब किसी वस्तु को एक स्थिति से, जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है, तो वह नेचर पर डिपेंड ना करता है, इस पर डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ठीक, मतलब यह है, संरक्षित बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, और संरक्षित बल के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। क्या लिखोगे, संरक्षित बल के विरुद्ध किया गया कार्य केवल पथ की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। और संरक्षित बल के विरुद्ध एक बंद परिपथ, क्लोज, जैसे मैंने बताया था ना, बंद परिपथ बताया था, ए बी 2 पॉइंट था, सी डी तक, तो किसी पथ में जाए दोनों का योग क्या था, 0 था। तो संरक्षित बल के विरुद्ध एक बंद परिपथ है, वस्तु को चलाने में किया गया कार्य 0 होता है। क्लियर? क्या लिखोगे,
संरक्षी बल के विरुद्ध एक बंद परिपथ में संरक्षी बल के विरुद्ध एक बंद परिपथ में वस्तु को चलाने में किया गया कार्य सदैव 0 होता है। इस उदाहरण में हमने ए से बी तक ले जाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य किया जाता है। तो वस्तु को पुनः बी से ए तक ले जाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाता है ना। क्या लिखे? ए से बी तक ले जाने में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, क्या बोले, ए से बी तक, मतलब कंडीशन बताया था। मान लो चलिए इसी को देखते हैं अपन। कल का टॉपिक था ऐसा था, कल का टॉपिक ऐसा भी था, ये सॉरी ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये इस टाइप पे था, इस टाइप पे था। और तीसरा कौन था? ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, और तीसरा था जिग जैग। एक जिग जैग जो कंडीशन था अभी मैंने बताया कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पथ पर का योग होता है। तो हम ए से बी तक या बी से ए तक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। हम किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाएं तो ए से बी तक या ए बी से तक कार्य किया जाता है। अब यदि वस्तु को बी से ए तक लाए, है ना, मान लो इसको हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो अपोज या अगेंस्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब किसी वस्तु को ऊपर से हम नीचे ला रहे हैं तो गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क कर रही है। ये तो कॉमन चीज़ है। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य करते हैं, वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, फिर फॉल अंडर द ग्रेविटी, तो गुरुत्वीय बल स्वयं उस वस्तु पर कार्य करती है, वस्तु तेजी से गिरती है। इस प्रकार हम क्या देखें कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य mgh है ना, तथा गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य mgh, ठीक है। गुरुत्वीय बल हिंदी में लिख देते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द, इसको एजी बने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क, और दूसरा क्या होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या होगा बताएं? वर्क डन बाय द गुरुत्वीय बल, मैंने गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया, वर्क डन अगेंस्ट द mgh होगा इसकी वैल्यू माइनस, है ना। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, है ना, वस्तु को ए से बी तक अथवा बी से ए तक लाने में कुल किया गया कार्य, दोनों को हम ऐड कर देंगे, है ना, mgh प्लस माइनस mgh, तो टोटल कितना हो जाएगा? वस्तु को ए से बी तक फिर बी से ए तक, माने ए से बी तक लेगा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध और बी से ए तक गुरुत्वीय बल द्वारा किए कार्य लाने में इनका जो सम होगा क्या होगा? 0 होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? WAB माने किसी वस्तु को ए से बी तक गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ले जाने में किया कार्य, तो किसी वस्तु को बी से ए तक स्वयं गुरुत्वीय बल द्वारा किएगा कार्य क्या होगा? 0 होगा। ओके, एनी डाउट? ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, AB F डॉट DR, ये किया गया कार्य है ए से बी तक, और दूसरा क्या होगा? बी से ए तक किया गया कार्य, इनका सम 0 होगा। तथा इसको हम ऐसे लिखता है, लीनियर इंटीग्रल F डॉट DR इक्वल टू 0, ठीक है। इसका लीनियर इंटीग्रल, रैखिक समाकलन, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है बंद परिपथ के लिए रेखीय समाकलन है। कौन सा है? ये जो हम लिखे हैं एक बंद परिपथ के लिए क्या है? रेखीय समाकलन है। ओके, कोई डाउट? क्लियर हुआ कि हम वस्तु को ए से बी तक ले जा रहे हैं या बी से ए तक ले जा रहे हैं, इनका टोटल कार्य किया कितना होगा? 0 होगा, और इनका रेखीय समाकलन भी 0 होगा। क्लियर? अब देखिए, अब एक टॉपिक और है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है काफ़ी लंबा जा रहा है, और इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे की क्लास में आप लोगों को इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ के लिख लीजिए। क्लियर? तो वर्क डन बाय अगेंस्ट, क्या लिखोगे? वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग ए बॉडी
फ्रॉम वन पोजिशन टू द अदर डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। बार बार वही चीज़ आ रही है कि जब किसी वस्तु को गुत्ती बल के द्वारा किया गया कार्य है नेचर पर डिपेंड करके प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है। वर्क डन और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, वर्क डन अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव, जो मैंने हिंदी में लिखा तो उसको इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैंने संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, थ्रू ए क्लोज पथ इज ऑलवेज जीरो। जो संरक्षी बल के वर्क डन बाय अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य एक बंद पथ के लिए क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्लियर? कोई डाउट अच्छे से लिख लीजिए। अब ये एग्जाम्पल्स है, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि संरक्षी बल के विरुद्ध या फिर नेचर पर डिपेंड न कर प्रारंभिक अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, और संरक्षी बल के विरुद्ध यदि कोई हम कार्य करते हैं, कोई वस्तु कर्म करती है और किसी क्लोज परिपथ में उसका क्या होता है, वैल्यू ज़ीरो होता है, ठीक है। फोर्स इन मूविंग थ्रू ए क्लोज पथ इज ज़ीरो। अब इन द एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल जो देखा मैंने उसमें क्या डिस्कस करेंगे। इन द एग्जाम्पल डिस्कस about the work is done in moving the body from A to B. Work done moving body from A to B against the gravitational force. If the body is now displaced, क्या लिखोगे, if the body now displaced from B to A, if the body displaced from B to A, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, to A, then the work is done by the gravitational force, ठीक, क्लियर हो गया। Thus the work done against the gravitational force, मैंने जो मैंने लिखाया है उसी को मैंने इंग्लिश में बोला है, उसी को मैंने हिंदी में बोला, इसको हिंदी में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। Thus the work done by against gravitational force equal to mgh and work done by the gravitational force equal to minus mgh. तो work done in moving the body, work done in moving the body from A to B and back B to A, तो दोनों को ऐड करेंगे और ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ों को मैंने टोटल क्लियर कर दिया है। तो इस प्रकार एक संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? क्लियर? तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A to B and B to A इज इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की कहानी बहुत हो गई, अब हम देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या देखेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल किसको कहेंगे? उन बलों कहते हैं जिसके अंतर्गत किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और संरक्षी बल क्या था? पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा था, प्रकृति पर वो किस पर डिपेंड कर रहा था? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। लेकिन असंरक्षित बल उन बलों को हम कहेंगे जिसके अंतर्गत जो कार्य है पथ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे घर्षण बल, घर्षण बल क्या पथ की प्रकृति पर है ना। यदि ज़्यादा घर्षण बल है तो वस्तु क्या होगी? कम मूव करेगी। यदि कम घर्षण बल है तो वस्तु सीधा चलेगी, है ना। तो संरक्षण बल क्या करता है? कपोज बल है जो गति को अवरोधित करता है, ठीक है। आमंदन बल, ठीक है। और श्यान बल, श्यान बल भी एक विस्कस फोर्स है ना। दो की विभिन्न परतों का वेग अलग अलग होता है। ऊपर की परत का वेग, नीचे की परत का वेग क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इसमें गिरती है तो ऊपर की परत अपने वेग से बहना चाहती है, नीचे की परत अपने के वेग, तो इनके बीच एक गति अवरोधी बल उत्पन्न हो जाता है जिसको हम श्यान बल या घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो ये सब विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो भी, ये सब क्या है? असंरक्षी बल के क्या है? कॉमन एग्जाम्पल है। तो असंरक्षित बल जो होगा के विरुद्ध एक बंद परिपथ को चलाने में किया गया कार्य जीरो नहीं होता है। संरक्षित बल में हमने क्या देखा कि बंद परिपथ चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। लेकिन असंरक्षित बल के विरुद्ध, संरक्षित बल जो होता है उसके विरुद्ध एक बंद परिपथ में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। लेकिन असंरक्षित बल के विरुद्ध एक बंद परिपथ में वस्तु को चलाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, किसी वस्तु का घर्षण के विरुद्ध ए से बी ले जाते हैं, किसी वस्तु को हम घर्षण के विरुद्ध ए से बी तक लाते हैं तो कार्य करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि वस्तु को बी से तक लाए तब भी कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार दोनों स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? जीरो नहीं होगा।
माने एक जगह कार्य करना पड़ेगा, दूसरी तक कार्य नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है। लेकिन हम मान लो किसी वस्तु को घर्षण गुरुत्व बी से बी तक ले जा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए बी। तो बी से एक ला रहे हैं तो भी कार्य करना पड़ेगा बी से, तो डब्ल्यू बी ए ये नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गया संरक्षित बल। लेकिन संरक्षित बल में हमने क्या देखा था कि ए से बी तक ले जा रहे हैं पॉजिटिव, माने जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध और गुरुत्वाकर्षण बल स्वयं उस प्रकार का दोनों पॉजिटिव निगेटिव था, तो दोनों इवेंट ओवर क्या होता जीरो था। लेकिन इसमें हम क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो असंरक्षित बल के विरुद्ध एक बल पर पथ को चलाने में क्या कार्य शून्य नहीं होता है, जैसे मैंने घर्षण बल को दिखाया था। ठीक है। ए फोर्स इज सेड, क्या लिखोगे, ए फोर्स इज सेड टू नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय अगेंस्ट if the work done by against the force in moving the body from one position to another depends on the follow but between these two position, क्या लिखोगे, the force is said to be non-conservative if the work done by or against the force in moving a body from one position to another ठीक depends on the path follow between these two position। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रिटार्डिंग फोर्स, मंदन बल एक होता है ना, रिटार्डिंग फोर्स, विस्कस फोर्स एंड द सो ऑफ एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। ठीक। तो नेट वर्क डन अगेंस्ट ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नेट वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी हिंदी में, फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट ए फ्रिक्शन, एक वस्तु को ए से बी तक फ्रिक्शन में ले जा रहे हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन, देन वर्क हैज़ टू बी डन सिमिलरली, है ना, सम वर्क डन विल बी डन इन मेकिंग इट मोर फ्रॉम बी टू ए, हैंस डब्ल्यू ए बी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी ए। ओके, तो ये हो गया संरक्षी बल और संरक्षी बल और संरक्षी बल में अंतर भी देख लिया हम, और संरक्षी बल को हमने डिटेल्स कर लिया। अब हम देखेंगे संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा। क्या देखेंगे, हेडिंग डालिए संरक्षी बल, इसको मिटा देते हैं, संरक्षी बल और कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, स्थितिज ऊर्जा तो मानते हैं, तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति का जो ऊर्जा नीचे होती है उसको स्थिर करते हैं, डैम में पानी, घड़ी में स्प्रिंग, तो भी हम एग्जाम्पल हम देखे थे। संरक्षी बल को हमने देख लिया। तो इसमें लिखोगे, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाया जाता है। माने कि वस्तु जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है, तब वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर उठाने में किया गया कार्य, तब वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या लिखोगे, माने कि वस्तु जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक गुरुत्वीय बल को उठाने में किया गया कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U इज इक्वल टू mgh। वही चीज़ बार बार आ रहा है, एक टॉपिक अच्छे क्लियर करोगे हर टॉपिक समझ में आता है। माने कि वस्तु जिसका द्रव्यमान m है उसको h ऊंचाई तक पृथ्वी तल के विरुद्ध ले जाने में क्या करना पड़ेगा, किया गया कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू mgh। ठीक है, इंग्लिश में लिख ले, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, लेट अ बॉडी मास m बी लिफ्टेड टू ए हाइट h, लेट अ बॉडी मास m लिफ्टेड टू ए हाइट h above the earth surface of earth, then the work done against the gravitational potential energy कितना हो जाएगा, U इक्वल टू mgh, U इक्वल टू mgh। हम क्या देख रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा क्लियरली, इसमें देखो एक चीज तो क्लियर है, यहां लिख रहे हैं आप लोग, क्लियरली द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क वही चीज है डन बाय
ग्रेविटेशनल, इसको लिख देते हैं इक्वल माइनस mgh। कुछ कॉल आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस mgh। क्या लिखोगे? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? माइनस mgh। ठीक है। इट मीन्स दैट fh हम क्या लिख सकते हैं? fh माने f क्या होता है ये और h, fh इक्वल टू माइनस mgh। इट इज क्लियर दैट, है ना? f माने mg और h। तो अब इसमें से h काट देते हैं तो f इक्वल टू कितना हो जाता है? माइनस mg। कोई डाउट? f इक्वल टू माइनस mg। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? देखिए, एक एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए, एक एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए, है ना? अभी तक मैं क्या किया? f इक्वल टू माइनस डी एच mgh करेंगे तो माइनस dh अपॉन dt मिल जाएगा हमको। ठीक है। क्लियर हुआ? तो f इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एच mgh। तो mgh वाट? f इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एच यू। ठीक है, क्लियर? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, f इंटू डी एच इक्वल टू माइनस डी यू। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? द फोर्स इज इक्वल टू द निगेटिव, है दस द ग्रेविटेशनल फोर्स। यह क्या हो रहा है? इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि गुरुत्वीय बल क्या हो? ये ऋणात्मक के बराबर द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। क्या लिखोगे? इस प्रकार ये जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका मान कितना है? इसका मान कितना है? जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का हम ऊंचाई के स्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बराबर होता है। Thus the gravitational force is equal to the negative of the differentiate coefficient of gravitational potential energy with respect to height। ठीक है, with respect to height। क्या लिखोगे? Thus the force is equal to the, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। Thus the gravitational force is equal to the negative of the differentiate coefficient of the gravitational potential energy with respect to height h। अब इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट लिखिए, मानव वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, मानव वस्तु की प्रारंभिक इनिशियल x1 पर, माना किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? u1। ठीक है। एंड इनिशियल, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति x1 पर स्थिति ऊर्जा कितनी है? u1 है। और अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन पर x2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? u2। ध्यान दीजिएगा। तो इन उपरोक्त सीमाओं, इन ये जो लिमिट है, इससे हम लिमिट लेके हम जो इक्वेशन है उसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ओके, एनी डाउट?
जब प्रारंभिक स्थिति x1 पर स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, u1 था, तो अंतिम स्थिति x2 पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ut थी। तो उपरोक्त सीमाओं में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलिए करिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये जो mgh है, mgh क्या है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहेंगे, है ना। चलिए FDH क्या था ये, x1 x2 इक्वल टू माइनस du और u1 और u2, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, तो ध्यान दीजिए। तो ये किया गया कार्य हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, W इक्वल टू माइनस du और u1 और u2, क्लियर, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्लियर। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वैल्यू पुट कर दो, माइनस ये कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन u हो जाएगा, u2 और ये u1, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस u2 माइनस u1। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो W इक्वल टू हो जाएगा u1 माइनस u2। ये हमको इक्वेशन निकल कर आया है। तो अबव इक्वेशन इज क्लियर दैट, ये उपरोक्त समीकरण से क्या क्लियर हो, अबव इक्वेशन इज क्लियर दैट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, अबव इक्वेशन क्लियर दैट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। क्या निकलता है, उपरोक्त समीकरण से हमको यह निष्कर्ष निकलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल द्वारा किया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको यह प्रूफ होता है कि गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल होता है, ठीक। ये जो हमने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष सका, वो इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, हेंस या देयरफॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। अब आप कहने के तात्पर्य बोल सकते हो कि स्थितिज ऊर्जा केवल संरक्षी बलों के कारण ही होती है। कहने का मतलब हमको ये निकलता है कि स्थितिज ऊर्जा केवल और केवल संरक्षी बलों के कारण होती है, ठीक। दिस सिंपली इंडिकेट दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। कोई डाउट, एनी डाउट। तो ये हमने आज क्लियर किया। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा का नियम लिखाएंगे। देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम हमने छोटे क्लास में पढ़ा था, फिर भी हमने इसको, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहले हम देख देते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम, ठीक है। एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा संरक्षण के नियम और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम। चलिए हम इधर बैठ के बोलते आते हैं, आप लोग लिखते जाइए। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का, क्या लिखेंगे, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती न तो उत्पन्न की जा सकती, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतर दूसरे प्रकार की ऊर्जा के रूप में होता है। ये केवल थ्योरी है जो छोटे क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। अर्थात ऊर्जा का विनाश नहीं होता, किसी वस्तु या निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत होती है। मतलब हम ये कर सकते हैं कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, ऊर्जा का क्या होगा, विनाश नहीं होगा, केवल उसका क्या होता है, रूपांतरण होता है, ठीक है। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट
converted from one form to another form. Thus the total sum of all energy is inverse remains constant. Thus the total energy, क्या लिखोगे? Thus the total energy of the all inverse remains constant. Okay. देखिए, ऊर्जा को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बस चेंज कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखा होगा। ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, निश्चित केवल उसका क्या होता है, रूपांतरण होता है। जब एक प्रकार की ऊर्जा खत्म होता है तो दूसरे नए प्रकार की ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। जब ऊर्जा किसी एक रूप में लुप्त होती है, ठीक उतनी ही ऊर्जा किसी अन्य फॉर्म में नष्ट होती है। जैसे इंसान मरता है, दूसरी बार जन्म लेता है दूसरे रूप में, उसी प्रकार ऊर्जा मान लो एक रूप में लुप्त होती है तो अन्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा के रूप में क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। जब एक निकाय ऊर्जा खोता है तो मान लो कोई एक सिस्टम है ऊर्जा को लॉस करेगा तो दूसरा सिस्टम क्या करेगा, ऊर्जा को फाइंड कर देगा, और दोनों निकाय में कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक, आप देखेंगे बहुत सारे ऊर्जा को हम ट्रांसफ़र करते हैं, बांधों में पानी इकट्ठा करते हैं, बांधों में पानी इकट्ठा करके और जब बांध के पानी को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो टरबाइन घूमता है और टरबाइन से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये भी ऊर्जा का एक रूपांतर हुआ कि नहीं रूपांतर। अब घड़ी में चाबी भरते हैं, घड़ी में चाबी भरने में किया गया कार्य है स्थिर ऊर्जा में संचित हो जाता है, बाद में उसको गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रिक का। और कोई एग्जाम्पल आप लोग सोचिए। थर्मोपाइल कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्मोपाइल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। और बताओ, हीट इंजन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम हैं और उससे उदाहरण हैं। सेल को देख लो, सेल में केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी भी कन्वर्ट होता है। और प्रकार के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो कि छोटे क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ऊर्जा का अनुसार ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का ऐसा भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे हम लाभकारी ऊर्जा नहीं ले सकते हैं, जिससे व्यर्थ चला जाता है, इसको अपव्यय कहते हैं। देखिए, ऊर्जा का कुछ भाग क्षय हो जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर का जो 12th पढ़ोगे लेमिनेटेड कोर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड बनाता है, अगर एक समान मोटा का बना देंगे तो ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो लेकिन कुछ भाग भ्रमण धाराओं के कारण ऊर्जा का नाश हो जाता है। हमारे पास जो एनर्जी आती है 100%, तो 100% एनर्जी नहीं मिलती है, कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है जो कि कभी लौट के नहीं आता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिरकर नीचे टकराती है, ठीक, मान लो कोई वस्तु ऊपर से नीचे आई तो ऊर्जा कुछ भाग ध्वनि प्रकाश ऊष्मा के रूप में बह जाती है, ऊर्जा का विनाश होता है। जब हम क्या करते हैं, ट्रेन में आप बैठे होंगे, जब ट्रेन में हम चलते हैं, अचानक कोई हमारा साथी छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, जंजीर खींचते हैं। जंजीर खींचते हैं, रेलगाड़ी रुक जाती है, लेकिन ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में विनाश हुआ ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप लोग डिटेल्स देखिएगा, किसी पर भी वीडियो बना देंगे हम। अब अगला टॉपिक है जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक। क्या देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, इस अनुसार संरक्षी बलों के प्रभाव में घर्षण बलों की अनुपस्थिति में, क्या लिखेंगे, संरक्षी बलों के प्रभाव में और घर्षण बलों की अनुपस्थिति में किसी वस्तु या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती, सेफ रहती, संरक्षित रहती। क्या लिखोगे, संरक्षी बलों के प्रभाव में है या घर्षण बलों की अनुपस्थिति में किसी वस्तु निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। According to this law, the total mechanical energy, according to this law, the total mechanical energy of a body, of a system, under influence of conservation, ठीक, forces remains constant in the absence of dissipative force.
ठीक, डिसिपेटिव फोर्स माने घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल है संरक्षी बल के अभाव में संरक्षी बल, है ना। क्या लिखोगे? संरक्षी बलों के प्रभाव में या घर्षण बलों की अनुपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। तो अब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्री फॉलिंग बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्री, ये इंपॉर्टेंट 9th पढ़ोगे, फ्री फॉलिंग बॉडी। ये 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। 3 स्टेप पर निकालते थे हम, एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। ये याद आ रहा होगा। टोटल हाइट कितनी है? ये अर्थ सरफेस है। इसको हम पॉइंट ए लेते हैं, इसको हम पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी लेते हैं। टोटल हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा? एच। मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? एक्स, है ना। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा? एक्स। तो बी से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एच माइनस एक्स। यहाँ पर लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस एच। तो ए बी कितना होगा? एक्स। तो बी सी कितना हो जाएगा? एच माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, एक बार बना लीजिए डायग्राम। माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना m है, एक पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बिंदु A पर स्थित है। माने कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बिंदु A पर स्थित है। ठीक, क्या लिखोगे? माने कोई वस्तु जिसकी ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी तल से h है, द्रव्यमान कितना है? m है, और कहाँ पर? बिंदु A से है। अब वहां से वो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है। क्या लिखोगे? कंसीडर ए बॉडी, ठीक है, कंसीडर ए बॉडी मास m lying at a point A, ठीक, located at a distance h above the surface of earth from point A. The body allowed to fall freely under gravity. ठीक, अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। एट ए, दिख रहा? ध्यान से पढ़ना, छोटे क्लास में पढ़े थे। एज द बॉडी, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना। मान लो कोई वस्तु ए पर है तो वो किससे? रेस्ट फॉर्म में है ना, कोई वस्तु रेस्ट फॉर्म में है। तो इस वेलोसिटी ऑफ ए इज 0। तो एट पॉइंट ए वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? 0। तो इसको हमको लिखना है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, सम ऑफ काइनेटिक के जरिए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी K इक्वल टू हाफ mv²। तो v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? mgh, क्योंकि मास m है और g क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है, h क्या हाइट है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? एट पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो हो गया mgh। ठीक है, मान लो कोई वस्तु ए पर है, ठीक है, तो उसका वेग तो 0 होगा, लेकिन पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। क्लियर? अब निकालेंगे टोटल एनर्जी एट बी। ठीक, बी माने कितना हाइट ट्रेवल कर दिया? एक्स,
और पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, h माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा। अब लिखो क्या, व्हेन द बॉडी फ्रीली फ्रॉम अंडर, जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, इट वेलोसिटी इंक्रीज, उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, एंड वेग लगातार बढ़ता जाता है, एंड द हाइट अबाउट द सरफेस अर्थ डिक्रीज। क्लियर, हाइट डिक्रीज हो जाता है। लेट पॉइंट बी, अब माना कि पॉइंट बी पर इट पथ द सच दैट ए बी इक्वल टू एस, ए बी इक्वल टू कितना हो गया है, हमने लिखा था x, और वहाँ से ऊपर तक कितना, नीचे कितना डिस्टेंस, वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। और मान लो a से b तक कितना दूरी तय कर चुका होता है x, एंड इट्स हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, हाइट अबाउट अर्थ सरफेस कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। ठीक है। लेट पॉइंट बी इन इट्स पथ बी सच दैट ए बी इक्वल टू एस, एक्स हो गया, एंड इट्स हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस कितना होगा, h माइनस एक्स। क्लियर। अब मान ली लेट गिवन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट बी, लेट यहां से लिखते हैं v1 वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट बी, तो हम लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फार्मूला। ठीक है। तो इसमें क्या, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर आती है तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य, और नीचे से ऊपर जाती है तो अधिकतम मैक्सिमम हाइट पर अंतिम वेग शून्य जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2a, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुकी है, a से b तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ से यहाँ तक ये x है ना, ये h माइनस एक्स है, तो यहाँ लिखोगे 2ax, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाला है 1/2 m, कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर की जगह 2ax, तो 2 to कैंसिल कर देना, कितना आ जाएगा, है ना, m a x। ठीक है, a की जगह हम g ले लेते हैं ना, m g x। क्लियर। इसको 2s है ना, तो 2gx। क्लियर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां से ऊपर से नीचे गिर रहा है ये, लेकिन यहां पर इसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु को ऊपर उठाना, ऊपर लेके जाना। तो यहाँ पर जब बॉडी आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, mg, लेकिन डिस्टेंस h माइनस एक्स होगा, तो दोनों का हम जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना निकाला, mg h माइनस एक्स प्लस mg x। इसको तोड़िए, दिख नहीं रहा होगा, mg h माइनस mg x प्लस mg x कट गया, तो कितना आ गया, mg h। माने हम b पर देखें कि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाता है, और a से b तक कितना दूरी तय करती है, x दूरी है ना, a से b तक कितनी दूरी तय करती है, x दूरी करती है। तो न्यूटन गति का तृतीय नियम में हम यूज़ करते हैं और वी स्क्वायर इक्वल टू 2gx निकालते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर v1 स्क्वायर करके निकाल लिए, v1 स्क्वायर को पुट कर दिए mgx। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी पर, b से c तक की दूरी कितनी है, h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg ब्रैकेट में h माइनस एक्स, फिर दोनों को जोड़ के हम mgh निकाल लिए। क्लियर यहाँ तक। अब हम देखेंगे कौन सा पॉइंट तक, c पर, एट पॉइंट c पर। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी 8 पॉइंट c, तो इसको देखिए, मिटा लीजिए। अब देखिए
लेट द बॉडी रीचेज द, अब बॉडी यहाँ से कहाँ पहुँच गई है, यहाँ तक। कितनी हाइट ट्रेवल कर दी, h हाइट ट्रेवल कर दी है, ठीक है। तो इसमें क्या जीरो रहेगा, लेट द बॉडी रीचेज द अर्थ सरफेस एट पॉइंट सी। मान लो कोई बॉडी ऊपर से नीचे तक पहुँच गई है, द हाइट ऑफ द बॉडी, द हाइट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू, हाइट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ विल बी जीरो, होगा कि नहीं। देन द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट पॉइंट सी, टोटल एनर्जी एट सी। तो हाइट भी क्या होगा, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, सरफेस भी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मान लिया कि अर्थ सरफेस तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2, वेलोसिटी v2। तो हम अप्लाई करेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम, वही लगाएंगे, v2 स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2g। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है बॉडी, h डिस्टेंस, 2gh विदाउट। अब इसको हम यहाँ थोड़ा सा मिटाल देते हैं ना, यहाँ सी पर निकाल रहे हैं, ठीक। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना निकाले हमने, 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ m v2 स्क्वायर, तो रख दीजिए 1/2 m और 2gh, 2 कट गया तो mgh। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो mgh। क्लियर। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट सी पर। पृथ्वी तल से पहुंचते पहुंचते तक उस बॉडी का हाइट सरफेस के अर्थ में कितना होता है, जीरो हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि mg इंटू जीरो। अब मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से नीचे तक आते आते तक उसका वेग बढ़ते बढ़ते कितना होता है, v2 हो जाता है। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम से हम v2 इसका 2gh निकालेंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमको कितना निकल गया, mgh, पोटेंशियल जीरो, तो ये हमको निकल गया, ठीक है। Thus the total mechanical energy of body falling freely under gravity remains constant. From the above discussion we have seen that the height h kinetic energy of the body is zero but its potential energy is maximum, है ना। इस डिस्कशन से हमने क्या निकाला कि हाइट और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो सकता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या हो उसकी अधिकतम थी। एज द बॉडी सरफेस फॉलिंग डाउन its potential energy decreases and kinetic energy increases. When the body reaches the ground, potential energy becomes zero and kinetic energy become maximum. However, the total mechanical energy sum of kinetic and potential energy remains constant at every point of the path. Okay? इस क्लियर लिख लिया से क्या निष्कर्ष निकाले हम कि मान लो कोई बॉडी h ऊंचाई पर होती है, मान लो कोई बॉडी क्या होता है, h ऊंचाई पर स्थित है, तो उसकी गतिज ऊर्जा तो शून्य होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। पहली स्थिति में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, परंतु स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। अब मान लो जैसे जैसे कोई बॉडी नीचे गिरते जाती है तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। वेग बढ़ने से क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है, घटने लगती है, कम होने लगती है। और वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और गति की ऊर्जा बढ़ते बढ़ते पृथ्वी तल के समीप क्या होती है। देखिए जब मैक्सिमम हाइट पर थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम थी। जैसे जैसे बॉडी नीचे गिर रही है उसका वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घट रही है। और नीचे आते आते तक क्या हो जाता है, उसका क्या अधिकतम हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और गतिज ऊर्जा क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, ठीक है।
इसके बावजूद पथ के प्रत्येक बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, इसके बावजूद हमने देखा कि जितने भी पथ ले लें उस पर कितने भी बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा माने सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों का योग स्थिर था। एक बार और देख लीजिए, एट मैक्सिमम वहाँ पर क्या था, गतिज ऊर्जा शून्य थी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी। जैसे जैसे बॉडी नीचे गिर रही है तो उसका वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ने से इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी इतनी ऊर्जा कम हो रहती है। 8.c पर पृथ्वी तल के समीप इसका क्या हो रहा है, स्थिर ऊर्जा शून्य हो जाती है लेकिन गतिज ऊर्जा अधिकतम हो रही है। तो लेकिन हमने क्या देखा, हर पॉइंट पर देखा कि इनका कुल ऊर्जा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों रिमेंस कांस्टेंट था। ये आज के टॉपिक था मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टाइम हमारी कितनी हो गई, ठीक है, 50 मिनट्स की वीडियो हो गई। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। अब हमारी अगली क्लास मैथ्स की है। मैथ्स की वीडियो भी मैं बनाना स्टार्ट करूँगा, बशर्ते कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।